ठीक है। तो हम लोग देखो कहाँ तक पढ़े थे, थोड़ा सा याद दिलवाओ, यहाँ तक पढ़ लिए थे ना, ये दांत सब पढ़ गया था, ये फार्मूला एकदम, ये फार्मूला को थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है ना, फार्मूले को ध्यान समझना, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या किए, यहाँ तक पढ़ लिए कुल मिला के, यहाँ से देखो पहले यहाँ से ये वाला पार्ट, यहाँ से क्या पढ़ा कि माउथ पढ़ लिए और माउथ की कैविटी पढ़े, और माउथ कैविटी में क्या क्या मिला, टीथ मिला, टंग मिला और पैलेट मिला, बस समझिए कि हम लोग पढ़े थे। अब देखो ये क्या है, आइसोफेगस, आइसोफेगस मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ये पाइप है इसे क्या बोलते हैं, आइसोफेगस। देखो इसमें क्या होता है ना, ये एक किसी प्रकार के डाइजेशन में इसका ज्यादा रोल नहीं है, बस ये एक पाइप है, यहाँ से फूड आएगा और सीधा कहाँ हो जाएगा, पास हो जाएगा, बस समझ लो। तो एक प्रकार का ये फूड को पास करने का पाथवे है ना, इसमें कोई डाइजेशन देखने को नहीं मिलता है ना। तो आइसोफेगस में देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ये देखो ये क्या है, दिस इज द रीजन ऑफ फॉर द swallowing and the conduction of food where no digestion occurs। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होना है। जो ऑइसोफेगस है ये ओपन इनटू ए वाइड स्पेसियस एंड जे शेप स्टमक, जो आगे खुलेगा, जैसे मान लो ये ऑइसोफेगस है ये वाला, तो ये आगे नीचे जाके ये ऐसे ऐसे है ना। तो ये जो है ये इसकी जो ओपनिंग है, जो ये ओपनिंग इसकी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टमक, बस समझ गए ना। तो जहां खुले क्या कहलाएगा, ये स्टमक। अब एंड ओपनिंग गार्डेड बाय ये देखो ऑइसोफेगल या कार्डियक स्फिंक्टर, जो ये लिखा हुआ स्फिंक्टर मतलब उसको क्या बोलते थे, वाल्व, क्या है ये, वाल्व है। और ये वाल्व क्या काम होता है बताते हैं ना, तो यहाँ पे बना के कि वाल्व का मतलब ये तो कि एक तरफ से कोई चीज आए और वापस इससे वापस न जाने पाए, इसको क्या बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं। तो इसको, इस वाल्व का नाम क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर। और हमने बहुत ये वाल्व जहां जहां पे भी लगेगा उसका मकसद यही है कि बैक फ्लो को रोकना, बस समझ गया ना। इसलिए देखो ये बता देना यहाँ पे कि ये ऐसा वाल्व है, यहाँ पे मान लो ये ऐसे पाइप लगी थी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऐसा वाल्व लगा दिया, ये ऐसे ऐसे करके। इससे तुमको कुछ लग रहा ना कि जब इस तरह से जो आएगा चला जाएगा, लेकिन जब ऐसे जाएगा तो रुक जाएगा, बस समझ रहे हो ना। तो ये क्या कहलाता है, ये वाल्व है। और यहाँ पे जो लगा है वो कार्डियक, वाल्व का नाम क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर। ऐसे वाल्व हमें बहुत स्थानों पर देखने को मिलेगा, सभी का नाम क्या होगा, अलग अलग। कार्डियक स्फिंक्टर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू एसोफेगस। कभी कभी होते हैं ना वोमिटिंग, इसका मतलब क्या है, ये वाल्व थोड़ा सा काम कम किया, इसका मतलब ये वाल्व क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। और मान लो कोई पेट में दिक्कत आ गई, कोई यहाँ गड़बड़ी आ गई, तो कोई चीज बाहर निकलना होगा, और जब बाहर निकलता है तो उसको क्या, ये वाल्व फिर काम नहीं करता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये बैक फ्लो को रोकता है। आगे देखो, अब अगला क्या आएगा, स्टमक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये समझो, देखो ये है क्या, पूरा स्टमक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो वाल्व था क्या बोला था, कार्डियक वाल्व बोला गया था, कार्डियक स्फिंक्टर। और ये जितना वाला चेंबर है, ये स्पेस थोड़ा ज्यादा है इसमें, इस पूरे को स्टमक बोलते हैं। देखो इसके रीजन का अलग नाम होता है, इसे ये ऊपर वाला जो रीजन है ये वाला, इसको फंडस बोलते हैं, बस समझिए ना। और जो ये नीचे वाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको फंडस बोलते हैं, और ये वाला जो है इसको पाइलोरस बोलते हैं, और जो ये रीजन है इसको एंट्रम बोलते हैं। और ये पूरा जो बड़ा सा स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, बस समझ गए ना। क्या क्या हो गया, ये फंडस, ये हो गई बॉडी, और ये हो गया एंट्रम, और ये हो गया पाइलोरस। तो ये रीजन को होता है। अब जो ध्यान समझो, देखो जैसे ये वाल्व एक यहां लगा था ना कि इसका फूड इसमें ना जाने पाए, मतलब इससे इसमें तो आ जाएगा लेकिन ये वापस इसमें नहीं जाएगा, वैसे यहां पे भी एक वाल्व लगा है।
कि जब ये फूड इससे पास हो जाए तो अब ये रिवर्स इसमें ना जाए, मतलब हर जगह पे वाल्व लगा हुआ है, जो वाल्व होते हैं मतलब बैक फ्लो क्या करता है, रोकता है। अब यहां पे देखो, यहां पढ़ते हैं इसका, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 चैम्बर, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, है ना। देखो मेन क्या होता है, ये हो गया, इधर वाला क्या हो गया, कार्डियक, जो ये रीजन हो क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, फंडस, और जो ये पूरा बड़ा सा क्या कहलाएगा, ये पाइलोरिक। बात समझ गया। इससे क्या हो गया, इसके 3 रीजन, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। अब आगे देखो, देखो इसके अंदर हमने कहा कि जो ऑइसोफेगस था उसमें कोई भी पाचन नहीं होता था, लेकिन देखो इसमें देखो मिलेगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द म्यूकस ऑफ स्टमक विच सिक्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो ये स्टमक है इसके अंदर हमें एक कई गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेगी, जिससे क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, और वो हेल्प द डाइजेशन ऑफ द फूड, वो फूड के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। वहां पे कुछ नहीं था, केवल पास हो गया बस, है ना। जैसे हमारे जो हम लोग की जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में हम लोग फूड को पीसे, तोड़े, चबाए, अब उसको गटक गए, अब गटक तो कहां चला गया, पहले आया ओसोफेगस में, फिर कहां आ गया, स्टमक में। अब स्टमक में बस क्या होगा, डाइजेशन। अब देखो स्टमक ओपन इनटू द duodenal part in small intestine and opening guarded by the pyloric sphincter। वहां क्या था, कार्डियक स्फिनेक्टर। जब ऑइसोफेगस से स्टमक में आ रहा था तो वहां पे क्या था, कार्डियक स्फिनेक्टर। और जब ये पाइलोरिक पार्ट, जब इसका ये नीचे देखो ये वाला पार्ट, अब ये जो पार्ट है ये यहां से देखो, यहां से स्टार्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से स्टार्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर पता नहीं एक वाल्व लगा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइलोरिक स्फिनेक्टर, और उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिनेक्टर, ऊपर वाले को। बस समझ गया, तो ये हो गया। अब देखो आगे, अब यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो ये क्या था, स्टमक था पूरा। अब यहां से जैसे देखो ये आया और ये सब ये क्या रहेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब यहां से देख लो, समझ जाओ, दिस इज द ट्यूब ऑफ अबाउट 7 मीटर लॉन्ग एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इसका वाइड होता है, मतलब 7 मीटर लंबी होती है। टोटल इंटेस्टाइन कितना मीटर लंबी होती है, उस दिन बताए थे, हाँ 9 मीटर। मतलब यहां माउथ से लेके एनस तक जितनी लंबाई होती है, कितनी होती है, 9 मीटर। अब उसमें से जो सबसे ज्यादा लंबी पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कितना होता है, 7 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई होती है कितना होती है, 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या लिखा, इट रिमेन द सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाई डबल लेयर फोल्ड, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम कॉल्ड मिजेंट्री। यहां पे देखो, इसे मान लो, देखो ये क्या है ना, ये जो इंटेस्टाइन है, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो इंटेस्टाइन है ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच रहती है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, ऐसे कैसे हम समझा रहे, देखो इसको ऐसे, जैसे मान लो ये एक ये मान लो कैविटी है, बात समझ गए। हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर एक पाइप को ऐसे मोड़ मोड़ के रखेंगे, बात समझ रहे हो ना। तो जैसे मान लो रख दिए, अब हम रख दिए इसमें, इस पाइप को ऐसे मोड़ मोड़ के, मान लो ये एक पाइप है, ऐसे 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 एक पाइप को मोड़ मोड़ रख दिए। अगर इसको खाली छोड़ दोगे ऐसे, तो मान लो इसको अगर तुम जैसे ढंगाओगे तो ये इधर उधर ढंगता रहेगा, ये पाइप ढंगेगी। तो हाँ, ये क्या करेगा, इसमें सपोर्ट कुछ है नहीं, बस जैसे पानी से, मान लो पानी, इस बॉटल में पानी भरा है मान लो, अब इसको तुम ऐसे करोगे तो ऐसे जाएगा, जैसे करोगे चला जाएगा ना। तो इसको हम अगर ऐसा करें, इस पानी को पकड़ लें नीचे तरफ, और जब ऐसे करें तो ये ऊपर ही रहे, बस समझिए ना। तो ऐसे इसमें होता है कि ये जो इंटेस्टाइन है, ये आप सब ऐसे से एक मसल, एक सेल द्वारा ऐसे जुड़ी रहती है, इससे, इस कैविटी से, क्योंकि इसके ऊपर तो कैविटी होगी ना, जैसे ये जो कैविटी है तो ऊपर सगल चारों तरफ है,
तो ये किससे जुड़ा रहेगा? तो जिससे ये जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मेजेंट्री बोलते हैं। जो हम लोग के अंदर इंटरस्टेशन घूम घूम के है, ये जो ये कैविटी है इससे क्या हुआ, ये जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा ना होता, जैसे मान लो कि कोई लेट गया, कोई सर के बल खड़ा हो गया, या कोई बैठ गया, या कोई ऐसे झुक गया, तो इधर उधर होते रहती। तो वो हर जगह पे क्या है, जुड़ा हुआ है। किससे? एब्डोमिनल कैविटीज। उसको क्या बोलते हैं? जिससे क्या बोलते हैं उसको? मेजेंट्री। समझ के बात को ना? ये क्या कहलाता है? ये मेजेंट्री। अब देखो आगे, यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन अच्छा खासा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका मतलब क्या है, इसमें ये समझना है। वो लेट कर दे, तुम लेट हो कर दी, बैठो जल्दी, बैठो जल्दी, बैठो जल्दी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी उस दिन पढ़े थे ऑइसोफेगस तक, फिर क्या आया? स्टमक। देखो स्टमक में ये पढ़े थे, स्टमक में यहां से ये क्या आ गया पूरा? स्टमक। इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडक, पाइलोरिक और कार्डियक इधर वाला, फिर ये क्या है? फंडक, फिर क्या आता है? पाइलोरिक। 3 रीजन होते थे। और इसके जो है, इसको हम लोग कैटेगराइज करके देखा है कि इसमें देखा है तो इसके अंदर बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, जो क्या निकलते हैं? गैस्ट्रिक जूस, जो कि फूड के डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। बात समझ गए ना? ऑइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं था, केवल क्या था? फूड का पास होना था। अब इसमें नीचे तरफ जो स्टमक है, इसके नीचे तरफ यहाँ पे एक वाल लगा होता है। एक देखो, एक वाल यहाँ था, उसको कार्डियक स्फिंक्टर बोले थे। एक वाल भी यहाँ भी है, उसको क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना? वाल्व क्या काम होता है? बैक फ्लो को रोकना, कि मतलब जो चीज यहां से वहां चला गया है अब वो वापस उसी रास्ते से ना आने पाए, है ना? तो ये हम लोग पढ़े। अब फिर अब ये पढ़े, अब आगे चल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7 मीटर। टोटल लंबाई इंटेस्टाइन कितनी होती है? 9 मीटर। अब ये कितना होगा? 7 मीटर। और इसकी चौड़ाई जो कितना है? ये 2.5 सेंटीमीटर। और ये इंटेस्टाइन हमारे एब्डोमिनल कैविटी से हर जगह पे अटैच रहती है, और जिससे अटैच रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेजेंट्री। बस समझ गए ना? ये बात ध्यान रखना, क्या बोलते हैं उसको? मेजेंट्री। अब देखो आगे, अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज देखने को मिलता है, क्या उसमें डाइजेशन होता है। देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, absorb the product of digestion and transport the remaining residue to the large intestine। जैसे हमने कहा कि जो फूड हम लोग खाते हैं वो बक्कल कैविटी से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता चला जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पहुंचते पहुंचते सबसे ज्यादा फूड का डाइजेशन वहीं पे होता है। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो फूड डाइजेस्ट हो गया, जो हमको जरूरत पड़ी वो एब्जॉर्ब हो गया, और जो आगे अब जो बचा वो कहां हो गया? आगे पास हो गया। तो आगे कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब देखो आगे कहां चला गई है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो बात करते हैं, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन द वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। जैसे सबकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो डिपेंड करती है कि उसकी इंटेस्टाइन कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी। वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो क्या खाता है। क्या का मतलब? वो हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस है कि ओमनीवोरस है। अगर मान लो कोई हर्बीवोरस है तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होगी। बात समझिए ना? क्योंकि पेड़ पौधों को खा के डाइजेस्ट करना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाली बात है। जैसे तुम लोगों को खाना बढ़िया पका के दिया जाता है तो अच्छे से खा पाते हो। अगर बोल देंगे लो आटा खा लो, चावल खा लो, तो कहोगे ना अरे यार ऐसे मजा नहीं आएगा, थोड़ा पेट दर्द करने लगेगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोलते हो ना? सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको किसी रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करना होगा तो हमारे इंटेस्टाइन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो केवल हर्बीवोरस है, जो घास फूस और केवल ये सब खाते हैं और जो कच्चा खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन क्या होगी? लंबी होगी। और जो मांसाहारी, जो कॉर्नियोर है, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगी? छोटी होगी।
क्योंकि वो घास फूस नहीं खाते, वो डायरेक्ट मांस खाते हैं, और मांस खुद ही ऑलरेडी कुछ ना कुछ वो अच्छे से न्यूट्रिएंट रहता है उसमें, तो उसको डाइजेस्ट करने में लंबाई की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा एंजाइम की जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या है, अगर कोई कॉर्नियोर है तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होगी, कोई सॉरी छोटी होगी, अगर कोई हर्बीवोरस है उससे ज्यादा लंबी होगी, यानी सबसे ज्यादा हर्बीवोरस की लंबी होगी, फिर ओमनीवोरस की, फिर कॉर्निवोरस। बस समझ गए ना, तो ये बात डिपेंड करता है। अब हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड द लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, क्योंकि जो घास फूस खाते हैं प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है, जो उसकी सेल वाल बनती है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग लकड़ी खा लेंगे डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। घास फूस खाओगे डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन जो गाय भैंस हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसका मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ एंजाइम निकलता है, या उसकी इंटेस्टाइन लंबी भी है, होती भी है ऐसा। हम लोग जानते हो पहले डाइजेस्ट होता था, बहुत पहले, मतलब जब ह्यूमन की ओरिजिन हो रही थी तो होता था, क्योंकि जो ह्यूमन की ओरिजिन हुई है वो जंगलों से तो निकल के आए हैं। हाँ ना, तो पहले लोग उतरे थे, तो पहले तो वही करते थे। अब धीरे धीरे डेवलप हो गया है, अब डेवलप हो गया, धीरे धीरे वो कम हो गया। तभी मिलेगा इसमें क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में एक होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वो हम लोगों में सेलुलोज के डाइजेशन के लिए था, लेकिन अब उसको घास खाना बंद कर दिए। अब क्या खाने लग गए? चाउमीन खाते हो ना? हाँ बोलो ना, तो इसे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर जो भी आता है, हेन तेन सब खाते हो, तो अब वो खा रहे हैं। तो अब घास की जरूरत है नहीं किसको डाइजेस्ट करने, चाउमीन को, उसको कोई काम नहीं पड़ा। तब धीरे धीरे क्या हो गया, वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, मतलब क्या हो गया, हमारा फंक्शन प्लेस हो गया। अभी मिलेगा आगे। अब देखो मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस द कार्निवोर लाइक टाइगर हैव द शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मीट ईटर है अर्थात कार्निवोर, उसको डाइजेस्ट करने में आसानी रहेगा, तो इसलिए उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी उसकी लंबाई क्या होगी, छोटी होगी। बात समझ गए बात को? अब आगे बात देखो, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार है, जो उसकी वॉल है, उससे उसमें कुछ ग्लैंड होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती है, और ये एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड, complex carbohydrate into glucose and fat into fatty acid and glycerol। देखो, जैसे हम कहें कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो डाइजेशन का मतलब सीधा ये होता है, अगर हम लोग बात करें कि कोई चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अगर हम उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। जैसे तुम लोग अगर किताबें पढ़ोगे तो हो सकता है समझ में ना आए, यहां जब आओगे तो हम उसको एकदम सिंपल वे में समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा, तो तुम लोग के दिमागिया में क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि तुमको जो हम बोले वो डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, डाइजेस्ट हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमको किताबें पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अगर हम ऐसे समझाएंगे तो आसानी हो जाएगा, या जो भी समझाएगा तो इसी तो पढ़ते हो। इसका मतलब अगर जब जैसे मान लो गेहूं ले आए, उसका पिसवा लिए, क्या बन गया, आटा, उससे क्या बनाए, रोटी। वो कर रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, रोटी बनाए, रोटी को तोड़े, खाए, पीस दिए, गटक गए, अब वहां टूटेगा, टूट मिलेगा एनर्जी। तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, उसको तोड़ के किस में बदल दोगे, सिंपल में, वो क्या कहलाएगा, डाइजेशन, है ना। अब देखो, जब अब इसका ना थोड़ा अलग अलग नाम है, जैसे बड़ा सा पत्थर रहेगा उसको चट्टान या रॉक्स बोलते हैं, बोलेंगे। छोटा छोटा कर दोगे तो वो छोटे छोटे पत्थर कहलाएंगे, और छोटा कर दोगे तो वो जो गिट्टी आती है ना, जो जिससे सड़क बनाई जाती है, हाँ जो बनती है, तो है पत्थर का ही। जब बड़ा रथ क्या नाम रहेगा, चट्टाने रहेगी, छोटी रहेगी तो क्या रहेगी, गिट्टी कहलाएगी, या कुछ और तुम लोग बोलते हो उसको। हाँ, अगर उसको पीस दो तो क्या बन जाएगा, बालू, है ना, बस समझिए ना। अब बहुत पीस दो, डस्ट बन जाएगा,
इसका मतलब वही चट्टान था, उसका नाम क्या हो गया, अलग हो गया। बात समझ गए ना। तो ऐसे अगर लकड़ी को तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पत्थर को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मिट्टी को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सबका अलग अलग नाम है। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर डाइजेस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब उससे हमको एनर्जी भी मिलेगी और वो टूट कुछ बनेगा ही। फैट को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उसका नाम अलग अलग है। बात समझ गए ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन, मतलब जैसे मान लो, अब डाइजेशन मतलब क्या होगा, जैसे मान लो अगर हम ये मान लिए कि यहाँ पे क्या है प्रोटीन, यहाँ पे क्या है प्रोटीन, ये मान लो क्या है प्रोटीन, हम इसको क्या कर दिए, डाइजेस्ट कर दिए। अगर हम इसको डाइजेस्ट करेंगे, अगर हम इसको डाइजेस्ट करेंगे तो ये पक्का क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, डाइजेस्टेड फॉर्म है, तो इसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो ये क्या था, प्रोटीन, और जब ये टूट गया तो जानते हो क्या बनेगा, ये कहलाएगा एमिनो एसिड। बात समझ गए। ऐसे ही ये बात वही कह रहा है, देखो यहाँ पे अगर जो प्रोटीन है वो किसी में टूट जाएगा, एमिनो एसिड में। अगर तुम कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो वो सिंपल ग्लूकोज में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, सिंपल ग्लूकोज में। और अगर तुम फैट खाओगे तो वो फैटी एसिड या एंड ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। अब देखो, चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अंडा में प्रोटीन मिलता है ना। तेल खाओगे, घी खाओगे, उसमें क्या मिलेगा, फैट मिलेगा। तो हमें यही चीज हमको मिलता है ना, दो तीन चीज तो है हम लोग के एनर्जी के लिए, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। बस यही हमारा यही है। और तो कुछ खाओगे नहीं, पत्थर तो खाओगे नहीं, खा लोगे, खा सकते हो, डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया। तो ये अलग अलग, अगर प्रोटीन खाओगे एमिनो एसिड में, सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किसमें, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज सिंपल में। और अगर इसको फैट को बात फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, इस समय क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ पे द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन की, इधर ध्यान दो, सो नहीं पा रहे, ध्यान दे तो भटकाओ नहीं दिमाग। देखो ये है मान लो इंटेस्टाइन, क्या बना दिया ये वाला इंटेस्टाइन। तो जो इसकी अंदर की वॉल है इसको इनर लाइनिंग बोलते हैं, जो इसके अंदर है क्या बोलेंगे सब, ये इनर लाइनिंग। तो ये बात कर रहा है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब ये, यहां पे ऐसे 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 बहुत सारा पाया जाए, समझ गए। अब देखो ये क्या करता है, इसका काम क्या, देखो अब ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, लग रहा है ना। तो अगर इस तरह से रहेगा तो यहां से एब्जॉर्प्शन होने में आसानी रहेगा। अगर ये प्लेन होता तो एब्जॉर्ब आसानी से ना हो पाता। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या, आसानी से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। और एक बात और, ये देखो ऐसा तो कुछ ये हो सकता है, ऐसे से मूव भी करेगा। तो जब मान लो फूड यहाँ पे आएगा तो इसको ऐसे आगे बढ़ाने में ये फिंगर लाइब्रेशन क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसमें विलाई बहुत सारी पाई जाती है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और देखो द विलाई आर द रिचली सप्लाइड विच ब्लड वेसल्स, इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं और ये विच टेक द एब्जॉर्ब फूड, ये फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर द it is the utilized for obtaining energy, building of the new tissue and repair of the old tissue। मतलब अगर ये विलाई है तो एब्जॉर्प्शन क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। इसे मान लो क्यों बढ़ेगा, इसे मान लो अगर मान लो कि हम एक सरफेस बना दें, प्लेन सरफेस, इसका सरफेस एरिया जितना दिखाई दे रहा है उतना ही है, इसमें क्या सरफेस एरिया उतना ही है। अगर मान लो एक ऐसा बना दिए और इसमें कुछ ऐसा बना दिया, ऐसा 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 ऐसा, तो अब देखो इसका सरफेस एरिया कम होगा और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा, एब्जॉर्प्शन उतना अधिक। बस समझ गए ना। तो इसका मतलब अगर ये जो अगर माइक्रो विलाई या विलाई देखने को मिलेगी तो ये सरफेस एरिया क्या करेगा, बढ़ाएगा। बस समझ लो ना, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा
तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और जो फूड यहाँ पे वो थोड़ा सा मूविलिटी बढ़ जाएगी। बात समझ गया ना। अब आगे देखो अगला पॉइंट, अब आएगा देखो लार्ज इंटेस्टाइन। देखो इसकी लंबाई जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। बस समझ रहे हो ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 7 मीटर थी, बड़ी थी, लेकिन इसकी लंबाई छोटी, फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो क्या है, बड़ा है। तो इसमें लार्ज और स्मॉल जो बोल रहे हैं वो उसके डायमीटर के आधार पर बोल रहे हैं। अगर मान लो अगर ये हम कह दें कि एक ये डायमीटर है, एक ऐसा डायमीटर इतना छोटा है और एक बड़ा देख इतना बड़ा है, भले ये वाली ज्यादा लंबी है लेकिन ये वाली छोटी है, लेकिन इसका डायमीटर क्या है, ये मोटी है, चौड़ी है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। बस समझ लो ना। तो इसका जो नाम रखा गया है कि वो लंबाई किसी नहीं है, किससे, इसके डायमीटर के आधार। तो लार्ज इंटेस्टाइन के ये चीज देखने को मिलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन थी जो मुड़ के यहाँ पे बीच में ऐसा फंसा हुआ था, ऐसे ऐसे। अब यहाँ से देखो ये शुरू होगा, अब ये जाएगा, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। मतलब पेट में देखो ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देखो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये यहां से यहां तक के पार्ट को, इसको क्या बोलते हैं, सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। और जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कोलन। और जो ये वाला पूरा पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ये वाला यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहां से रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टम। ये वाला नहीं है, एक सेकंड, ये वाला पार्ट है रेक्टम, इतना सा जो यहां से अब नीचे आ जाएगा, ये कुछ ये वाला पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, रेक्टम। ये तो कोलन का पार्ट है, ये यहां से यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा, रेक्टम। बस समझ गए ना। तो इसमें कितना है देखो, सीकम, कोलन और ये वाला क्या कहलाएगा, रेक्टम। यहां पे देखो एक चीज लटक रहा है ना छोटा सा, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये हम लोगों में अब वेस्टिजियल हो गया, पहले ये फंक्शनल हुआ करता था। अभी बताया था ना, पहले सेलुलोज के डाइजेशन के लिए क्या है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है ये सेलुलोज का डाइजेशन करता था। जब हम लोग घास फूस खाते थे, खाए हो कभी, मतलब जब ह्यूमन ओरिजिनेट हो रहा था तो जंगलों में घूमता था तो घास फूस खा लेता था, तो उस समय ये फंक्शनल था। अब धीरे धीरे घास फूस खाना बंद कर दिए तो उसका काम ही नहीं है। तो ये एक साइंस कहता है कि तुम जिसका यूज कम करोगे धीरे धीरे तुम्हारा क्या हो जाएगा, फंक्शनलेस हो जाएगा। जैसे तुम लोग को कुछ आने वाले समय दिमाग तुम लोग का फंक्शनलेस हो जाएगा, क्योंकि दिमाग का यूज थोड़ा कम कर रहे हो, मोबाइल को ज्यादा कर रहे हो ना। तो ज्यादा जैसे सुबह तुम लोग उठते हो और मोबाइल से तुरंत खिसकाना शुरू कर देते हो, करते हो ना ऐसा। इसका मतलब अंगूठे का यूज देखो दिन भर होता है, झका झक खिसकाए पड़े हो, है ना। इसका मतलब कुछ दिन में अंगूठा क्या ना बड़ा हो जाएगा, इसका यूज कर रहे हो। और सोचने की क्षमता कमजोर रही तो दिमाग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग का प्रेशर बढ़ाओ, नहीं तो दिमाग धीरे धीरे क्या हो जाएगा। समझ गए, समझ आया तुमको। चलो तो ये हो गया। अब देखो इसके बारे में समझते हैं। देखो इट इज सो कॉल्ड बिकॉज द डायमीटर, मतलब लार्ज किस लिए, क्योंकि डायमीटर इसका क्या है, लार्ज है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसके कंपेरिजन में देखो, इन ह्यूमन इट अबाउट द 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना थी लंबाई, अरे स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर, उसका चौड़ाई था 2.5 सेंटीमीटर। ये कितना होगी, लगभग 1.5 मीटर। और इसका जो डायमीटर कितना, 6.5 सेंटीमीटर, उसका क्या था, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। द अनअब्जॉर्ब्ड फूड, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम फूड क्या हो गया है, जो भी एब्जॉर्ब हो गया है, जो काम की चीज थी वो क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। अब जो बिना एब्जॉर्ब मतलब अनएब्जॉर्ब बचा हुआ है वो कहां चला आया, लार्ज इंटेस्टाइन में। और वेयर इट वाल एब्जॉर्ब द मोर वाटर। अब देखो अगर पूछा जाए तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना। जो हमारा फूड है, न्यूट्रिएंट है, वो कहां एब्जॉर्ब हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जो पानी एब्जॉर्ब हुआ वो कहां हुआ एब्जॉर्ब ज्यादा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा एब्जॉर्ब होकर जाएगा कहां, जो पानी एब्जॉर्ब हुआ वो कहां जाएगा, हाँ पहले ब्लड में आएगा। बस समझिए ना, वो पहले कहां आएगा, ब्लड में, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स है उसके पास,
और वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड में, और उसके बाद फिर वो अब किडनी फिल्टर करेगी तो टॉयलेट फॉर्म में, यूरिन फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो पहले कहाँ जाएगा, ब्लड में। इसीलिए यहाँ पे जब होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और जब किडनी में एब्जॉर्ब हो उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, है ना। अभी आगे मिले बताएंगे कि वहां पे वर्ड यूज होगा रीएब्जॉर्प्शन। तो उसने री क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे एक बार एब्जॉर्ब हो चुका है, बस समझ गए ना। अब ये होगा द फ्रॉम द मटेरियल्स, मतलब ये मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, द एग्जिस्ट दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। ये भी क्या है, वाल्व है, बस समझ गए ना। इसे क्या, देखो स्फिंक्टर का मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये एनस वाला पार्ट है। तो जो कुछ बचा, अब जो वेस्ट है वो आके यहाँ पे स्टोर हो गया, यानी जो रेक्टम होता है ना, एक प्रकार से स्टोर करता है जो फीकल मैटर है, जो टॉयलेट है वो कहाँ स्टोर, यहाँ पे स्टोर हो गया। अब यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, एनल स्फिंक्टर। अगर वो वाल्व ना होता तो हमेशा निकलता रहता, बात समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, इसको कंट्रोल करके रखता है। और जानते हो, एक बात जान जाओ, ये जो वाल्व होता है ना, यहाँ पे लिखा है एनल स्फिंक्टर, ये वाल्व ना दो टाइप का होता है, बस समझ रहे हो। ये वाल्व यहाँ पे दो कटरी वाल्व होता है। देखो ये वाल्व जब बच्चों का जन्म होता है तो पहले एक ही वाल्व रहता है जो उससे कंट्रोल में नहीं रहता। देखो तब कहीं भी कोई ले लिया, उसके ऊपर कर दिया, है ना। वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाएगा, उसके बाद एक वाल्व और डेवलप हो जाएगा, तो वो वाल्व उसके कंट्रोल में रहता ही नहीं कि अब कहीं भी करते रहेगा, अब उसके कंट्रोल में है। उसको सेंसेशन जाएगा कि हाँ वाल्व में प्रेशर हो रहा है, हमको कुछ मतलब उसमें सोचना चाहिए, बस समझिए ना। अब फिर जब आगे जब एज बढ़ता है धीरे धीरे, तो फिर से वो खत्म हो जाता है, बस समझिए ना। ये देखो जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा में भी वही सिम्टम देखने को मिलता है जो बच्चों में था। ऐसा तुम लोग देखे होगे। देखो कोई कितना भी किसी का इंटेलिजेंस रहे, जब उसका बुढ़ापा आता है उसके दिमाग धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगती है। और ये सब वाल्व जो थे सब धीरे अनकंट्रोल, मतलब कंट्रोल खत्म हो जाता है ना। जैसे बूढ़े लोग को ना छूट जाता है ऐसे, तो क्योंकि कंट्रोल में नहीं है, तो वाल्व क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो ये वाल्व क्या करता है, इसको कंट्रोल करके रखता है। अब ये वाल्व का काम ये होता है ये नहीं करने पाए। तो ये हम लोग पढ़ लिए पूरा इंटेस्टाइन वाला पूरा पार्ट खत्म। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें पढ़ना था, एक तो इंटेस्टाइन और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड, है ना। तो इंटेस्टाइन का पूरा पढ़ लिए, कैसे कैसे काम वो पढ़ गए। अब डाइजेशन में जो ग्लैंड इन्वॉल्व होगी फूड को डाइजेस्ट करने में, अब उसको पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, ग्लैंड से पढ़ेंगे। तो पहले आइए सैलिवरी ग्लैंड, मतलब माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या है, अलग अलग ग्लैंड मिलेगी, और सभी ग्लैंड का अपना अलग अलग रोल है कि कौन किसका डाइजेशन करेगा, है ना। तो यहां से शुरू होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा, अलग अलग ग्लैंड हमको मिलती जाएगी। तो वो पढ़ लेंगे तो हमारा क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा खत्म। समझ बात आया, कोई दिक्कत, ठीक।